1932 का साल था। एक तरफ था ब्रिटिश सरकार का कम्युनल अवार्ड और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी का फास्ट अनटू डेथ, और बीच में फंसे थे बेचारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो व्यक्ति जो आगे चल के भारतीय संविधान के निर्माणकर्ता बनते हैं। आखिर क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट में कि महात्मा गांधी जी, जो अंग्रेजों के सामने कभी झुकने को तैयार नहीं हुए, वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं? और क्यों एक ही मुद्दे पे देश के दो सबसे बड़े नेता गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आमने सामने खड़े हो गए, बोथ फाइटिंग इन जस्टिस yet standing on opposite sides of one idea, that was separate electorate. So hello everyone, welcome back. Welcome to part 18 of our Indian polity lecture series, and today we are going to discuss communal award and Pune Pact. So what are the topics which we are going to discuss in this video? First of all, we will be going through background of communal award. उसके बाद फिर हम main provisions देखेंगे communal award का। बी आर अम्बेडकर जी का क्या सोचना था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इस मुद्दे पे, वो हम समझेंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड था वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा और उन्होंने अनशन क्यों शुरू किया था वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ उसको हम देखेंगे, एंड साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किनके बीच में साइन हुआ था, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूना पैक्ट जो है गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था, बट नहीं, हिंदू कम्युनिटी को कोई और जो है रिप्रेजेंट कर रहा था, नॉट गांधी जी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें इसी वीडियो में मिलेगा। पूना पैक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा दलित्स के ऊपर वो हम देखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों हम देखेंगे। साथ ही साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में क्या कहा गया आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1935, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, और फिर फाइनली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। So if we go through the background, then we are knowing that Britishers have implemented divide and rule policy in India, and they have started this from 1905 onwards. और हमने देखा कि किस तरीके से बंगाल का विभाजन जो है किया गया, और ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि रूल करना जो है आसान हो जाए, एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए, बट दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन कम्युनल लाइन। अब उनको पता चल गया था कि हाँ, कम्युनल लाइन पे अगर हम लोगों को बांटते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे रूल करना, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो मजा है वो उनको पता चल चुका था, उनको मजा आ चुका था। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू ब्रेक इंडिया ऑन कम्युनल लाइंस, एंड इसलिए उन्होंने 1909 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है वो लाकर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम्स को दिया, एंड वो वहीं पे नहीं रुके। 1919 में फिर इस सेपरेट इलेक्टोरेट के फंडा को और एक्सपेंड किया और बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। इस तरीके से वो इंडिया की यूनिटी को तोड़ते जा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं बैकग्राउंड में कि साइमन कमीशन जो है वो फेल हो चुका है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो सब फेल हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश सरकार जो है वो कहती है कि इंडियंस जो हैं वो किसी पॉइंट पे एग्री नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब हम डिसाइड करेंगे। एंड उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का वो था रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड ने कहा कि इंडियंस जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन को लेके एक मुद्दे पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग। और उसने क्या किया, उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। किसने? रैमसे मैकडोनल्ड ने। तो कम्युनल अवार्ड क्या था, अब उसको हम समझते हैं। कम्युनल अवार्ड एक ऑर्डर था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और इसे अनाउंस किया गया किसके द्वारा? रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा। सो अगर ये कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया तो वो बस हवा में तीर तो मारेगी नहीं, कुछ बेसिस तो रहा होगा। तो जी हाँ, बेसिस था, और वो बेसिस क्या था? वो रिपोर्ट जो इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी ने या फिर लोथियन कमेटी ने सबमिट किया था। लोथियन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, लोथियन कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे कम्युनल अवार्ड जो है वो फ्रेम किया गया था। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम। इस कमेटी का नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है? इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी या फिर लोथियन कमेटी। अब मेन प्रोविजंस की हम बात करते हैं कि कम्युनल अवार्ड में क्या मेन प्रोविजंस थे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा। सो व्हाट डू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट? व्हेन ईच ग्रुप वोट्स ओनली फॉर इट्स ओन कैंडिडेट्स, तब हम कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दो ग्रुप अगर है
एक ग्रुप में लोग रहेंगे, बी ग्रुप में कुछ लोग रहेंगे। तो ए ग्रुप के लीडर को इलेक्ट करने के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ ए ग्रुप के लोग ही वोट डाल सकते हैं, दूसरा जो ग्रुप है वो वोट नहीं डाल सकता, कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि ए ग्रुप को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट people from other communities or other groups are not having any role in election of any representative from group A। ठीक है, ग्रुप ए में से लीडर चुनने का अधिकार सिर्फ ग्रुप ए के लोगों को ही है। ऐसा अगर वोटिंग राइट मिलता है तो उसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। सो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कॉम्युनल अवार्ड लाके किनको किनको दिया गया? मुस्लिम्स को, सिख्स को, यूरोपियंस को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, डिप्रेस्ड क्लास यानी दलित्स को, औरतों को और मराठास को दिया गया। और इस तरीके से इंडिया को हम देखते हैं कि पॉलिटिकली पीसेस में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और ये सब किस बेसिस पे हो रहा है? कॉम्युनल लाइन के बेसिस पे। सो स्पेशल प्रोविजंस क्या रखे गए थे डिप्रेस क्लासेस के लिए? तो कहा गया कि सेपरेट माइनॉरिटी के रूप में डिप्रेस क्लास को डिक्लेयर किया जा रहा है एंड सेपरेट इलेक्टोरेट जो है अगले 20 साल के लिए दिया जा रहा है डिप्रेस क्लास को। साथ ही साथ 71 रिजर्व सीट जो है वो डिप्रेस क्लास को दिया गया एंड डबल वोटिंग राइट जो है वो डिप्रेस क्लास को मिला। एक वोट वो डालेंगे दलित कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए एंड दूसरा वोट वो डालेंगे जनरल इलेक्शन में। तो ये जो वोटिंग राइट था, डबल वोटिंग राइट, ये ही कंट्रोवर्शियल रहा क्योंकि किसी और ग्रुप के लोगों को ये डबल वोटिंग राइट का पावर नहीं मिला था। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट जो है प्रोविंसेस में वो बढ़ा दिए गए थे। सीट जो है वो कॉम्युनल बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा सीट्स मिले वेटेज के हिसाब से, माइनॉरिटी एरिया में भी, एंड 3% रिजर्वेशन जो हैं वो औरतों को दिया गया एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया हम छोड़ दें तो बाकी ब्रिटिश इंडिया में 3% रिजर्वेशन जो है वो औरतों को दिया गया। साथ ही साथ स्पेशल सीट जो है वो दिया गया लेबरर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एंड 7 सीट जो हैं वो रिजर्व रखे गए मराठास के लिए बॉम्बे में। भीमराव अंबेडकर जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बचपन से उन्होंने उन चीज़ों को सहा है कि दलित होना कितना कठिन भरा एक जीवन होता है, वो उन्होंने देखा था। बिकॉज वेन ही वॉज इन स्कूल देन ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लासरूम। वो जब स्कूल में थे उनको क्लासरूम में बैठना अलाउड नहीं था, वो क्लासरूम के बाहर बैठ के सारी चीज़ें सीखते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। दलित्स को वो कहते हैं कि एक सेपरेट पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनका यह मानना था कि पॉलिटिकल पावर के बिना सोशल रिफॉर्म जो है वो इम्पॉसिबल है। और वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उन्होंने झेला है इन चीज़ों को। वो उस जगह से पानी नहीं पी सकते थे जहां से बाकी लोग जो हैं वो पानी पीते थे। उनके साथ कोई साथ बैठ के खाने वाला भी नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने उन यातनाओं को सहा था जिसके वजह से वो रिफॉर्म जो है वो लाना चाहते थे। और उनका एक्सपीरियंस ये कह रहा था कि जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा तब तक सोशल रिफॉर्म जो है वो नहीं आने वाला है इंडियन सोसाइटी में। और उनका लॉजिक कहता था दैट सोशल रिस्पेक्ट विल कम ओनली आफ्टर पॉलिटिकल राइट। यानी सोशल रिफॉर्म तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल राइट जो है वो दलितों को मिले। एंड दैट्स वाई ही वॉज फाइटिंग हार्ड फॉर इट। वो नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें उन्होंने झेला है वो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो झेले। सो उन्होंने क्या किया? अपने पॉइंट्स को साइमन कमीशन के सामने रखा और अपने डिमांड को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी रखा। व्हाट ही वाज सपोर्टिंग? सो ही वाज सपोर्टिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, ही वाज डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ही वाज इन फेवर ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी सारे एडल्ट्स को वोटिंग राइट मिले, ये भी भीमराव अंबेडकर का डिमांड था। एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आना चाहिए भारत में, इस चीज़ का भी सपोर्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जितना पॉपुलेशन उसी के हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, कम पॉपुलेशन तो कम रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो पॉपुलेशन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उन चीज़ों को डिसाइड किया जाए। ठीक है। सो कांग्रेस का क्या स्टैंड था? तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहती थी और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहती थी
कि इसके अंदर चेंजेज वो सिर्फ अपने हिसाब से कर ले, यानी कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ही चेंजेस हो जाए, वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि माइनॉरिटीज़ का जो पॉइंट है वो भी सुना जाए और उसके बाद चेंज जो है वो किए जाए। फाइनली कांग्रेस का स्टैंड ये रहा कि कम्युनल अवार्ड जो है कांग्रेस के गले की हड्डी बन गई थी, ना वो फुल्ली एक्सेप्ट कर पाए ना ही वो फुल्ली रिजेक्ट कर पाए। नेशनलिस्ट कंसर्न क्या कह रहा था? तो नेशनलिस्ट कंसर्न ये कह रहा है दैट अगर हम दलित्स को अलग ट्रीट करेंगे तो हिंदू सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाएगी एंड नेशनल यूनिटी को डैमेज पहुंचेगा। ये नेशनलिस्ट कंसर्न था। सो गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था और उन्होंने फास्ट जो है वो क्यों शुरू किया? सो गांधी जी का ये मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट अगर दे दिया जाए दलित्स को तो ये इंडियन यूनिटी के लिए खतरा है, ये हिंदू सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा किया गया, और अनटचेबिलिटी जो है वो परमानेंटली रह जाएगी इंडिया में। ये गांधी जी का विचार है। ठीक है, गांधी जी का लॉजिक क्या कह रहा है? दैट इफ दलित्स आर सेपरेटेड पॉलिटिकली दे विल रिमेन अनटचेबल्स फॉर एवर। यानी गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर दलित्स को पॉलिटिकली हम सेपरेट कर देंगे तो वो इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए अनटचेबल रह जाएंगे। सो ये उनका लॉजिक था। पर भीमराव अंबेडकर अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे बात कर रहे थे। तो गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट रखा जाए जहां पे सब लोग मिल के वोट करेंगे और कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे। ज़्यादा रिजर्व सीट जो है वो दलित्स को दिया जाए, ये भी गांधी जी का मानना था। और साथ ही साथ अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से एबलिश किया जाए इंडियन सोसाइटी से, ये भी गांधी जी का मानना था और वो चाहते थे कि ऐसा हो। बट अगर गांधी जी का ये विचार था तो गांधी जी का ये विचार किसको पसंद आता है? गांधी जी का बस फोटो वाला नोट जो है वो लोगों को पसंद आता है, गांधी जी के विचार जो है वो लोगों को पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि गांधी जी जो हैं वो क्या पॉइंट्स अपने रखे हुए हैं, अपना डिमांड क्यों रखे हुए हैं। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रैक्टिकली अपनी बातें रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को बचपन से एक्सपीरियंस किया है और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बदले, और उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद ही बदलेगा। तो दोनों जो हैं आमने सामने हो जाते हैं, दोनों अपने अपने पॉइंट पे टिके हुए रहते हैं, जिसके वजह से गांधी जी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे प्रेशर बनाने के लिए फास्ट अनटू डेथ शुरू कर देते हैं। और कब उन्होंने शुरू किया? जब वो जेल में थे। कौन से जेल में थे? यरवड़ा जेल में, जिसको हिंदी में यरवदा जेल भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है, तो उन्होंने फास्ट अनटू डेथ जो है वो शुरू कर दिया था ताकि भीमराव अंबेडकर जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए मान जाए। फिर आता है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट क्या हुआ? तो महात्मा गांधी जी ने जो फास्ट अनटू डेथ रखा उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे बनता है, और भीमराव अंबेडकर जो है वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी मर जाएं या फिर उनको कुछ भी हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सोसाइटी की तरफ से प्रेशर आ रहा था, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से प्रेशर आ रहा था, मोरली एंड इथिकली वो दबते जा रहे थे। तो उसके वजह से वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, पूना पैक्ट जो है मैं साइन कर देता हूँ। सो पूना पैक्ट क्या था? सो पूना पैक्ट एक एग्रीमेंट था बिटवीन डिप्रेस क्लास एंड हिंदू क्लास। ठीक है, जो कि साइन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड मदन मोहन मालवीय के बीच। ठीक है, भीमराव अंबेडकर किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? डिप्रेस क्लास को, यानी दलित्स को। एंड मदन मोहन मालवीय किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? हिंदूज को। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पूना पैक्ट जो है वो महात्मा गांधी जी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था। नहीं, इट वॉज साइंड बाय B.R. अंबेडकर एंड मदन मोहन मालवीय। प्रोविजंस क्या थे पूना पैक्ट के? तो पूना पैक्ट में ये कहा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो दलित्स को दिया गया है कम्युनल अवार्ड में, उसे रिमूव किया जा रहा है एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। दलित्स के लिए सीट जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, 71 जो सीट्स दिया गया था उसको इंक्रीज करके 147 किया जा रहा है प्रोविंसेस में, एंड 18% सीट जो है रिजर्व किया जा रहा है सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो पूना पैक्ट लाके ये पॉइंट जो है वो चेंज किए गए अंडर कम्युनल अवार्ड। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? कम्युनल अवार्ड में चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट ऑन दलित्स हम अगर देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि ज़्यादा सीट जो हैं लेजिस्लेचर में दलित्स को मिलता है। दलित जो हैं वो ज़्यादा संख्या में अब पॉलिटिकल एंट्री ले सकते थे।
नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो दलित जो हैं वो अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो लूज कर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, रियल दलित लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन हारते हैं। हिंदू मेजोरिटी जो है वो सेफ दलित कैंडिडेट को इलेक्ट करता है। दलित पॉलिटिक्स जो है वो हिंदुओं के कंट्रोल में आ जाता है। हिंदू सोशल ऑर्डर जो है वो अनचेंज रह जाता है। जो चेंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाना चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चेंज नहीं होता है। अंबेडकर जी का ये विश्वास था कि ये जो पूना पैक्ट हुआ उसके वजह से दलित जो हैं वो और पीछे हो गए और हिंदू डोमिनेंस के अंदर में वो आ गए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्या कहा आफ्टर इलेक्शन ऑफ 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लाया गया, उसके बाद जब इलेक्शन कराया गया, तब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्या कहा ऑन ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिप्रेस क्लासेस? तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने कहा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट की वजह से ट्रू दलित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया एंड हिंदू मेजोरिटी जो है वो दलित एमएलएस को चूज कर रही है। तो जो डिमांड्स थे, जो एक्सपेक्टेशंस थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, वो पूरे नहीं हुए। एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्या डिमांड किया? उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लाया जाए, ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन मॉडल जो है उसको खत्म किया जाए। भीमराव अंबेडकर कभी भी पूना पैक्ट से खुश नहीं थे, नॉट टिल 1947। उसके बाद भी जब तक वो जिंदा थे उनको पूना पैक्ट जो है वो कभी भी पसंद नहीं आया, वो उन्होंने प्रेशर में आके साइन किया था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ला के इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या कम्युनल अवार्ड ला के ये चीज़ जो है लाने की बात की गई थी, या फिर पूना पैक्ट जो हुआ था उसके वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से? तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? कम्युनल अवार्ड के द्वारा, जो कि 1932 में लाया गया था। देन सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, यानी महात्मा गांधी जो हैं वो आमरण अनशन पे 1932 में उतरते हैं, किस वजह से? कारण क्या था उनके आमरण अनशन का? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया था टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन। क्या इस वजह से गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पर उतरे थे? तो नहीं। देन ऑप्शन बी कह रहा है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। क्या कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में ओपिनियन का डिफरेंस था, उसके वजह से गांधी जी आमरण अनशन पे उतर जाते हैं 1932 में? तो जी नहीं, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। तो जी हाँ, ये ऑप्शन जो है वो सही है। सो आई होप कि आपको बातें जो है समझ में आई होगी, सारे पॉइंट जो हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल बी कैचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।